आज हम लोग क्लास 6 की चैप्टर 9 करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या न्यू एम्पायर्स जो हैं, न्यू किंगडम्स जो हैं वो कैसे इवोल्व हुए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा डेवलपमेंट में, डिफरेंट चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द पीरियड बिटवीन 4 to 7 century CE in India saw the rise and the fall of several kingdoms and empires. अब जब हम लोग 400 से लेके 7th सेंचुरी तक देखते हैं, 4 से लेके 7th सेंचुरी तक देखते हैं हम सी तक, तो हम लोग बहुत सारे किंगडम का इमर्जेंस हुआ, बहुत सारे किंगडम का फॉल हुआ देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट किंगडम्स जो हैं, जो बहुत लंबे समय तक रूल किए, उनके बारे में हम लोग एक लुक देखेंगे, एक पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग 6th स्टैंडर्ड के बुक्स को कवर करें तो आप 6th स्टैंडर्ड में आप वही चीज़ पढ़िएगा जो बेसिक नॉलेजेस है। फिर आप जैसे ही धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड इंक्रीज, जैसे 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9, तो चीज़ वही रहती है, गुप्ता एम्पायर ही रहती है, बट गुप्ता एम्पायर का सोशल कल्चर जो है फिर आप उसको विविड वे में पढ़िएगा। तो जितना है 6th स्टैंडर्ड में, वी आर जस्ट कवरिंग दैट, नॉट एक्स्ट्रा कि 7th स्टैंडर्ड का मैं इसमें जोड़ दे रही हूँ, नहीं। जो 6th स्टैंडर्ड का हम लोग 6th स्टैंडर्ड कवर करें तो 6 ही स्टैंडर्ड का हम लोग देखेंगे, और जब 7th स्टैंडर्ड का देखेंगे सो वी आर गोइंग टू कवर 7th स्टैंडर्ड, लाइक दैट वी विल डू। सो प्रोमिनेंट अमंग देयर वो गुप्ता एम्पायर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे वो थे गुप्ता एम्पायर, वक्ताज, चालुक्याज, पालवाज, किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो डिफरेंट किंगडम्स जो थे साउथ में भी थे जो इमर्ज किए थे, जैसे कि विजयनगर एम्पायर, ये सब के बारे में आप पढ़िएगा। गुप्ता एम्पायर, वताका, चालुक्याज, पालवाज, ये सब बहुत प्रोमिनेंट किंगडम्स थे जो आप 4th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी सी तक देखते हैं इमर्जेंस। The era is often referred as classic age of an Indian history due to significant development in art, culture, science and administration. 4th से 7th century CE को हमेशा एक गोल्डन पीरियड के तरह से जाना जाता है, एक क्लासिकल एज की तरह से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग, इस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि सब तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, आर्ट, कल्चर, साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन। Gupta Empire, founding and expansion, founded by the Chandragupta I around 320 CE. The Gupta Empire reached its zenith under the Samudragupta and Chandragupta II. तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन ने गुप्ता एम्पायर को कब फाउंड किया? 320 CE में। और गुप्ता एम्पायर सबसे अच्छे समय पे था जब समुद्रगुप्ता रूल करने आते हैं, जब चंद्रगुप्त टू रूल करने आते हैं। तो जब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू रूल करने आते हैं तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस और डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने जिनिथ पे चल जाता है, मतलब बहुत पीक पे, रीच पे चल जाता है। बट इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त वन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था गुप्ता का? The empire was divided into provinces called Bhuktis, governed by the Upparikas. Villages were the small units of the administration. तो empires जो था वो different provinces में divided था, जिसको, जो प्रोविंस में वो डिवाइडेड था उसको भुक्तीस कहा जाता था। और भुक्तीस किसके द्वारा रूल किया जाता था? उपरिकास के द्वारा। विलेजेस भी थी, और विलेजेस जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। तो गुप्ता एम्पायर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? विलेज था। और विलेज तो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोविंस को क्या कहा जाता था गुप्ता एम्पायर में? भुक्तीस। भुक्तीस के रूलर कौन थे? उपरिकास। इतना आपको क्लियर हो गया? याद कर लीजिए कि प्रोविंस जो था, एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, उसको भुक्तीस कहा जाता था। भुक्तीस के रूलर कौन होते थे? उपरिकास होते थे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता एम्पायर क्या था? विलेजेस था। Economy flourished with agriculture, trade and commerce. Gupta period saw the minting of gold coins called dinars. तो हम लोग देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर में गोल्ड का बहुत ज़्यादा, गोल्ड जो था बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता, बहुत रिच टाइप ऑफ गोल्ड था, मतलब द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड कॉइन्स वो वेरी गुड, और एग्रीकल्चर बहुत। अब जब देखिएगा कि गोल्ड कॉइन्स फ्लरिश कर रहा था, इसका मतलब ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले जो था वो कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स वर द सिंबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो इंडिया क्यों रिच था कॉइन्स में? क्योंकि जैसे ही ट्रेड होता था तो इंडिया अपना स्पाइसेस दिया या क्लोथ्स दिया, उसके बदले में दे यूज्ड टू टेक गोल्ड कॉइन्स। सो दैट्स व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ गोल्ड। सोसाइटी एंड कल्चर नोन फॉर इट्स एडवांसमेंट इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट। हम लोग देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर में जो लिटरेचर था, साइंस, आर्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। कालिदास हो गए, आर्यभट्ट, वर्महीरास, ये सब नोटेबल फिगर्स थे गुप्ता एम्पायर्स के। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि ये इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा आपको, मैच गुप्ता, मौर्यन,
ऐसे करके मुगल। तो आपको याद रखना कि कालिदास, आर्यभट्ट और वर्महीरा जो थे वो गुप्ता एम्पायर में थे। ठीक है। डिक्लाइन हो जाता है गुप्ता एम्पायर का क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेजन होने लगता है, हुन्स का इन्वेजन हो जाता है, इंटरनल रिवोल्ट भी होता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो जाता है। जो लेटर रूलर्स आते हैं वो अच्छे से रूल नहीं कर पाते, जिसके वजह से एम्पायर वीक हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है। द वक्तकाज रीजन एंड रूल। Vaktika dynasty ruled parts of central and southern India after the decline of the Satavahanas. सातवाहनास की डिक्लाइन के बाद जो रूल करने आते हैं वो है वक्ता डायनेस्टी। वक्ता जो थे वो मेनली सेंट्रल इंडिया और सर्दर्न इंडिया में रूल करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, जो आज के समय भी आप देख सकते हैं अजंता केव में। पेट्रनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स स्पेशली सीन इन अजंता केव। आप अजंता केव में जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे कल्चर जो आर्ट एंड ट्रेडिशन है वो वक्ताज पीरियड में कैसे डेवलप किया था। चालुक्यास अर्ली चालुक्या established by Pulkeshin I in the Deccan region. Pulkeshin II was a notable ruler who resisted Harsha's expansion. तो चालुक्यास भी जो थे वो काफ़ी अच्छे रूलर्स थे। पुलकेशिन I जो है वो अपना बहुत अच्छा एम्पायर स्टैब्लिश कर पाते हैं डेक्कन रीजन में। जैसे ही पुलकेशिन II आते हैं वो इतने नोटेबल रूलर थे कि वो हर्षास को रेजिस्ट करते हैं एक्सपेंशन में। लेटर चालुक्यास जो थे वो बहुत ज़्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर ये सब बनाते हैं। दे रूल्ड आफ्टर द राष्ट्रकूटास एंड वर नोन फॉर देयर टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग फेमस बदामी केव टेम्पल। जो फेमस बदामी केव टेम्पल है वो लेटर जो चालुक्यास थे उनके द्वारा ही बनाया गया था। द राष्ट्रकूटास वर ऑल्सो नोन फॉर देयर, जो राष्ट्रकूटास आए चालुक्या के बाद राष्ट्रकूटास आए थे, तो उन लोगों को मेनली जाना जाता था कि वो डिफरेंट जो थे रिच टेम्पल आर्किटेक्चर्स बनाए थे। पालवा डायनेस्टी rise and rule. Palwa rose to power in the 4th century CE with the capital of कांचीपुरम। पालवा रोज करता है 4th century CE में और उसका कैपिटल कहाँ होता है? कांचीपुरम में। कल्चर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है पालवा डायनेस्टी का। हम लोग डिफरेंट शोर टेम्पल्स या महाबलीपुरम रॉक का टेम्पल है वो सब जो है वो रिच ट्रेडिशन किस डायनेस्टी का है? पालवा डायनेस्टी का। फेमस शोर टेम्पल और महाबलीपुरम रॉक टेम्पल। कॉन्फ्लिक्ट इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास एंड पांड्यास। तो हम लोग देखते हैं कि पालवा डायनेस्टी जो थी उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है चालुक्या और पांड्यास के साथ। सर्दर्न इंडियन किंगडम साउथ में भी बहुत सारे किंगडम्स जो है इमर्ज कर रहे थे, जैसे कि पांड्यास का जो था कैपिटल वो मदुरई था। कंट्रीब्यूशन जो तमिल लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, पांड्यास का मेन कंट्रीब्यूशन तमिल लिटरेचर और आर्किटेक्चर को लेके ही रहा। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा तमिल का जो लिटरेचर है उसको ग्लोरीफाई किया। आर्किटेक्चर्स में तमिल लिटरेचर्स को हम लोग देख सकते हैं कितना रिच था। और पांड्यास का कहाँ कैपिटल था? यू शुड रिमेंबर दिस, मदुरई। चेरास थे। चेरा जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ है? केरल रीजन को चेरास कहा जाता था पहले। यहाँ पर मेनली ट्रेड रिलेशंस जो था वो बहुत अच्छा था विथ रोमन्स एंड अरब्स, रोमन अरब्स के साथ, क्योंकि ये साउथ में ये केरल जो है वो पोर्ट सिटी है और यहाँ पर आराम से ट्रेडर्स जो थे अरब्स के वो आके आराम से स्पाइसेस का ट्रेड कर पाते थे। चोलास though not very prominent in this period, they later rose to significant power in medieval period. चोलास जो थे वो एंशियंट पीरियड में उतना प्रोमिनेंट ग्रो नहीं कर पाते, बट मिडाइवल पीरियड में हम लोग इनका सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट देखते हैं। लिटरेचर एंड लर्निंग संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड इन रॉयल पेट्रनेज। नोटेबल वर्क्स इंक्लूडेड कालिदास प्लेज एंड पोएट्री एंड द पुराणास। तो 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी सी के बीच में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत लिटरेचर जो था वो भी काफ़ी फ्लरिश करता है, whether it was north or whether it was south. साइंस एंड मैथमेटिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि आर्यभट्ट आते हैं, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। वर्महीरा आते हैं, वो बहुत अच्छे थे एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में भी उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आर्यभट्ट का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में रहा और वर्महीरा का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में रहा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक नालंदा एंड तक्षशिला कंट्रीब्यूटेड टू बी द सेंटर ऑफ लर्निंग। हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो सेंटर ऑफ लर्निंग था, यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स आके दूर दूर से पढ़ते थे। इट वॉज अ very rich source of knowledge, नालंदा यूनिवर्सिटी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्ट जो है वो
अपने स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। बहुत रिफाइनमेंट एंड ग्रेस उनके वर्क में आपको देखने को मिलती हैं। Gupta art known for its refinement and grace seen in sculptures and temples and architecture. Rock cut temple, Ajanta and Ellora caves, Mahabalipuram temples are exemplary. Different आपको temples देखने को मिलेगा, जैसे rock cut temple, excuse me, अजंता एंड लोरा केव्स हो गया। डिफरेंट स्तूपाज और मोनेस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय बुद्धिज़्म और शैनिज़्म जो था वो इमर्ज कर गया था। और अशोका जो थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे बुद्धिज़्म के थॉट्स से, वेदर इट वॉज फोर पाथ्स और 8 नोबल ट्रुथ्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन और कल्चर सेंटर्स जो था वो एंशियंट इंडिया के डिफरेंट नॉर्थ और डेक्कन रीजन्स वो बन चुके थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी कैसा था? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, जो किंग थे वही फैसला लेते थे, और एक वेल स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। किंग फैसला लेते थे और वही फैसला जो था लोअर पीपल को फॉलो करना पड़ता था। फ्यूडलिज्म हम लोग देखते हैं कि इमर्ज कर जाता है इस पीरियड में, लोकल चीफ्टन गेनिंग मोर पावर। फ्यूडलिज्म का इमर्जेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। Social structure predominantly based on Varna system but saw some changes with the rise of new religious movement. Varna system जो था वो काफ़ी rigid था, और फिर हम लोग देखते हैं कि इस समय भी जब किंग्स थे जैसे कि गुप्ता एम्पायर, ये सब में भी वर्ना सिस्टम जो था वो काफ़ी रिच था। बट जैसे रिलीजियस मूवमेंट आता है, जैसे कि बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म होता है, तो ये सब रिलीजन को प्रोहिबिट करता था। बोलता था कि रिलीजन इज़ देयर इज़ नो कास्ट सच एज इम्प्योर, कोई भी इम्प्योर नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी बिटवीन द पीपल। डिक्लाइन एंड फ्रैगमेंटेशन, रीजंस फॉर डिक्लाइन, क्या क्या रीजंस था डिक्लाइन का? इन्वेजन होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन्वेजन, अरब इन्वेजन होने लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो थे बाहर से एक्सटर्नली वो आके इन्वेड कर रहे थे इंटरनली। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी था, नोबल्स जो थे आपस में फाइट कर रहे थे कि हम बनेंगे किंग, हम बनेंगे। इकोनॉमिक चैलेंजेस जो था वो हमेशा फेस करना पड़ रहा था एम्पायर्स को। लेगेसी, डिस्पाइट देयर डिक्लाइन दीज एम्पायर लेफ्ट अ लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भले ही डिक्लाइन हो जाता है ये सब एम्पायर्स का, बट इनका कल्चर और लेगेसी काफ़ी रिच था, जो अभी भी हम लोगों को उनके आर्ट आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे वो लोग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, पहले भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते थे। तो उनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो पहले भी काफ़ी रिच रहा है। So it is a source of knowledge. So we are done with chapter 9 और next में हम लोग chapter 10 करेंगे. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.